Today we are starting a new chapter, biotechnology and its principle. Short called biotech. Yeah, biotechnology. So first thing is, what is biotechnology? Biotechnology is integrated use of science for the welfare of humans. That means that for example, जैसे कि हम घर में कर्ड बनाते हैं तो दूध से दही का बनना with the help of microbes और बैक्टीरियम या वायरसेस के थ्रू हमारी हेल्प करने के लिए कोई प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करना बायोटेक्नोलॉजी कहलाता है। तो बायोटेक्नोलॉजी के अंदर हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हैं, जैसे कि इंसुलिन का प्रोडक्शन हो गया, हमारे लिए कई सारे एंटीबायोटिक्स का प्रोडक्शन हो गया। आज जितनी दवाइयाँ हैं सारी की सारी बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से ही बनाई जाती हैं। सो बायोटेक्नोलॉजी इज द इंटीग्रेटेड यूज ऑफ टेक्नोलॉजी और माइक्रोब्स वी नो तो to benefit our mankind. Is that clear? The biotechnology works on two major principles. Number one is genetic engineering. And second thing is chemical or biochemical engineering. Now, basically, the biotechnology works on two major principles. Number one is genetic engineering. And second thing is chemical or biochemical engineering. So we are starting first the genetic engineering. Is that clear? Now what is genetic engineering? Genetic engineering is the manipulation of genes or the use of formation of artificial gene DNA part for modification, addition, deletion, repair of any genetic material so as to insert it in a bacteria or a human cell to alter the morphology and the chemical nature or physiological nature of a person or a human being, or simply we can say any living organism. Now we have already done genetic engineering as the manipulation of gene for human interest. Under the genetic engineering, सबसे पहले हमने पढ़नी है recombinant DNA technology. Recombinant DNA technology, that means recombination of DNA with the help of technology. हम यहाँ पर DNA को कंस्ट्रक्ट करते हैं, उसको मैनिपुलेट करते हैं, उसको ऐड करते हैं, उसको डिलीट करते हैं। दैट मीन्स हमें अगर दो एनिमल्स के या दो किसी ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टर्स को चाहिए तो हम उसके कैरेक्टर को करते इंसर्ट करने वाला या कैरेक्टर को शो करने वाले उस जीन को उठाकर हमें उन दोनों को एक साथ लाइगेट करना होगा, यानी जोड़ना होगा। इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। इसे सबसे पहले स्टार्ट किया गया था कोहेन और हर्बर्ट बोयर ने 1972 में, जहां उन्होंने सबसे पहला दुनिया का रिकॉम्बिनेंट डीएनए फॉर्म किया था। इसके फॉर्म करने का के कुछ स्टेप्स हैं, जो कि सबसे पहला आता है, हमारा जो फर्स्ट स्टेप आता है वो आता है आइसोलेशन ऑफ डीएनए। हमें सबसे पहला काम जो करना पड़ता है वो करना पड़ता है ये है कि हमें किसी एक एनिमल में या किसी एक ऑर्गेनिज्म में एक डीएनए ढूंढना पड़ता है जिसको हम यूज कर सकें। फॉर एग्जांपल इट्स द जीन ऑफ टॉलनेस, इट इज द जीन ऑफ शॉर्टनेस, इट इज द जीन ऑफ ब्लू आइज, इट इज द जीन ऑफ ग्रीन आइज। सो जैसे कि कहते हैं, आपने कई सारे सेलिब्रिटीज की आंखें देखी होंगी, ग्रीन कलर की होती है, कुछ लोग लेंस लगाते हैं, कुछ लोगों की नेचुरल होती है, तो ये जीन के कारण होती है। ना अगर हम बात करें जीन, तो सबसे पहले हमें उस जीन को या उस डीएनए के पार्ट को आइसोलेट करना होगा। हम किसी ऑर्गेनिज्म को टारगेट करते हैं, उसमें विद द हेल्प ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, इसकी मदद से रेस्ट्रिक्शन with the help of restriction enzyme हम उस डीएनए को कट करते हैं। Restriction enzymes are specialized chemicals or enzymes that cut the DNA into small fragments at a specific point. Now, आइसोलेट किए गए डीएनए को
साफ किया जाता है विद द हेल्प ऑफ जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। विद द हेल्प ऑफ जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। नाउ उसके बाद जब जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से इसे सेपरेट कर दिया जाता है, उसके बाद जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से सेपरेट करने के बाद उस डीएनए के पीस को जोड़ा जाता है किसी प्लाज्मिड डीएनए पे। नाउ प्लाज्मिड्स क्या होते हैं? आपने देखा होगा हमारे शरीर में अगर कहते हैं मलेरिया का इन्फेक्शन लाना है तो डायरेक्ट मलेरिया का प्लाज्मोडियम वाइवेक्स हमारे बॉडी के अंदर नहीं घुस सकता। उसे आने के लिए एक रास्ते में पाथ फाइंडर चाहिए, दैट मींस एक वेक्टर चाहिए जो उसे लेकर आए, कैरियर। ऐसे कैरियर्स को कहते हैं प्लाज्मिड डीएनए। तो प्लाज्मिड डीएनए आर द स्पेशलाइज्ड वेक्टर डीएनए दैट कैरीज द जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर ऑर्गेनिज्म। ये प्लाज्मिड डीएनए स्पेशली मिलते हैं सारे के सारे बैक्टीरिया के अंदर। इसके अंदर बैक्टीरिया जैसे इकोलाई, सैल्मोनेला टाइफी, ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होते हैं जो कि सेल के अंदर एक्स्ट्रा प्रेजेंट होते हैं। लेकिन इनका काम क्या होता है, जब सेल को कोई खतरा लगता है तो अपने न्यूक्लियस को बचाने के लिए इस डीएनए को कुर्बान करते हैं। तो प्लाज्मिड डीएनए को हम यूज करते हैं एज अ वेक्टर। हम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जिससे हमने इसको काटा था उससे प्लाज्मिड डीएनए को भी ट्रीट करते हैं। ट्रीट करने से उसमें भी वैसा ही कट बनता है जैसा कि आइसोलेटेड डीएनए में कट बना है। ये दोनों कट आपस में जुड़ते हैं विद द हेल्प ऑफ डीएनए लाइगेज। तो लाइगेज दैट मींस जोड़ने का काम करना। डीएनए लाइगेज की वजह से दोनों के दोनों डीएनए दैट मींस जो आइसोलेटेड डीएनए था और हमारा प्लाज्मिड डीएनए था, दोनों के दोनों आपस में जुड़कर एक नया रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाते हैं। और इस पूरे के पूरे प्रोसेस को कहा जाता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। डॉक्टर गुड मॉर्निंग क्लास। So we are discussing the topic biotechnology. We have already discussed genetic engineering, recombinant DNA technology जिसका मैंने डायग्राम भी बनाया था, एंजाइम्स जिसमें हमने रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का स्पेसिफिकली एक्शन पढ़ा है लास्ट वीडियो में, एंड लास्ट सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट। नाउ अब जो नया प्रोसेस आ रहा है वो है सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट। हमने सबसे पहले जेनेटिक इंजीनियरिंग देखी, जेनेटिक इंजीनियरिंग में रिकॉम्बिनेंट डीएनए का बनाने का तरीका देखा, एंजाइम्स देखे कि उसमें क्या क्या यूज हो रहा है, ये सारे टूल्स के अंदर चल रहे हैं। और लास्ट टॉपिक है जो टूल्स के अंदर है वो है सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट्स। नाउ डीएनए फ्रैगमेंट हमने देख तो लिया कि हमारे किसी जीन के अंदर या किसी बैक्टीरिया के अंदर है, हमें उसे सेपरेट भी तो करना होगा। दैट मींस सो क्लास नाउ डीएनए को सेपरेशन करने का जो मेथड हम यूज करते हैं उसे कहते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। इसे 8 ICDS ने इन्वेंट किया था, जिसमें हम एग्रोस ग्राउंड मैट्रिक्स का यूज करते हैं। हम करते हैं कि एग्रोस जेल में उस डीएनए के सॉल्यूशन को पोर कर देते हैं, उस पर उसमें दोनों तरफ चार्ज लगा देते हैं, एक तरफ कैथोड और एक तरफ एनोड। चार्ज लगाने का फायदा यह है कि डीएनए का जो पार्टिकल होता है वो हमेशा नेगेटिवली चार्ज हो रहा है। तो हम क्या करते हैं उसे वेल से, ये है उसका वेल जहाँ पर हम उसे भरते हैं लिक्विड को। उस फ्लूइड को भरने के बाद उसमें से क्या होता है कि सारे सारे डीएनए के फ्रेगमेंट भागना शुरू करते हैं एनोड की तरफ। जो स्मॉलर फ्रेगमेंट्स होंगे वो जल्दी भागेंगे, जो लार्जर फ्रेगमेंट्स होंगे वो धीरे धीरे भागेंगे। इस तरीके से हम पूरी कॉलोनी को या डीएनए के फ्रेगमेंट्स को सेपरेट कर सकते हैं। एक बार सेपरेट हो जाने के बाद अब हमें ये देखना है, हम क्या करते हैं इथाइडियम ब्रोमाइड केमिकल से ट्रीट करते हैं। इसकी खासियत ये अल्ट्रावायलेट रोशनी में ब्लू कलर का शाइन करता है। तो हम क्या करते हैं इसको इथाइडियम ब्रोमाइड के साथ ट्रीट करते हैं, जो कि अल्ट्रावायलेट रेज में इनको बिल्कुल चमकाता हुआ दिखाई देता है। इस तरीके से हमें डीएनए फ्रेगमेंट मिल जाता है। उस डीएनए फ्रेगमेंट को हम बाय पिंचिंग और बाय माइक्रो इंजेक्शन हम इसे पिक कर सकते हैं ताकि हम उसे आगे यूज कर सकें फर्दर। इज दैट क्लियर? थैंक यू। सो गुड मॉर्निंग क्लास, अगेन वी आर विद द बायोटेक्नोलॉजी। तो हमने सबसे पहले पढ़ी थी जेनेटिक इंजीनियरिंग, देन रिकॉम्बिनेंट डीएनए, देन एंजाइम एंड इट्स एप्लीकेशन जिसमें रेस्ट्रिक्शन एंजाइम पढ़ा था, सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट हमने जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पढ़ा है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज क्लोनिंग वेक्टर्स। हम ये सारे के सारे क्या पढ़ रहे हैं? टूल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। नाउ क्लोनिंग वेक्टर्स ऐसे वेक्टर्स या ऐसे कैरियर्स जो कि डीएनए को एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में ट्रांसमिट करने का काम करते हैं, उन्हें कहते हैं क्लोनिंग वेक्टर्स। ठीक है ना? इन्हें मोस्टली यूज किया जाता है इंसर्शन ऑफ डीएनए फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर, क्योंकि डायरेक्ट अगर किसी की बॉडी में डीएनए डालेंगे तो आपकी बॉडी का सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म उस डीएनए को डिस्ट्रॉय कर देगा। ऐसे ही जैसे प्लाज्मोडियम अगर आप खा लें तो प्लाज्मोडियम को आपका बॉडी का डाइजेस्टिव सिस्टम उसे पचा जाएगा, लेकिन अगर मच्छर आपको काटे तो प्लाज्मोडियम आपकी बॉडी में पहुंच के उसे इन्फेक्ट करेगा। तो यानी कि
प्लाज्मोडियम के फाइबर्स के कहते हैं पैरासाइट को आने के लिए क्या चाहिए अपना एक वेक्टर, ऐसे ही डीएनए को लाने के लिए भी वेक्टर का यूज किया जाता है। ये जो वेक्टर्स हैं ये कई तरह के होते हैं, जो कि सबसे कॉमन होता है प्लाज्मिड्स, दूसरे होते हैं बैक्टीरियोफाज, तीसरे आते हैं हमारे ट्रांसपोसोम्स। एक एक करके हम इन्हें आराम से करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं प्लाज्मिड्स। प्लाज्मिड्स एक्स्ट्रा सेलुलर डीएनए होते हैं जो कि बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अगर मैं एक नॉर्मल सा बैक्टीरियल सेल बनाऊं तो बैक्टीरियल के सेल के अंदर एक तो होगा न्यूक्लियस, ठीक है ना, पूरा होगा सेल साइटोप्लाज्म, यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ डीएनए प्रेजेंट होगा, सर्कुलर डीएनए। इस एक्स्ट्रा सर्कुलर डीएनए को बोलते हैं प्लाज्मिड। इसे एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए भी कहा जाता है क्योंकि ये क्रोमोसोम से हटकर डीएनए है। इसकी खासियत है खुद को रेप्लिकेट कर सकता है, दैट मींस अपने आप में डिवाइड हो सकता है। ये दूसरे के शरीर में जाने के बाद भी डिवाइड हो सकता है, तो दैट्स व्हाई इसे बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिवली यूज किया जाता है जेनेटिक इंजीनियरिंग में। नाउ plasmids are extra chromosomal DNA that are present inside a bacterial cell that have capability of self replication, hence they are used in बायोटेक्नोलॉजी। नाउ बात करते हैं प्लाज्मिड्स की, तो दुनिया का सबसे पहला आर्टिफिशियल प्लाज्मिड कंस्ट्रक्ट करा था PBR 322, जो कि आपको ये डायग्राम दिख रहा होगा। P स्टैंड फॉर प्लाज्मिड, B स्टैंड फॉर बॉलीवर और R स्टैंड फॉर रॉड्रिक। बॉलीवर और रॉड्रिक नाम के दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसको कंस्ट्रक्ट किया है। ये है PBR 322। 322 इसका स्ट्रेन नंबर है। ये प्लाज्मिड EcoRI जीन रखता है, दैट मींस इसे EcoRI रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से काटा जा सकता है, BAMH1 से काटा जा सकता है, सेल1 से काटा जा सकता है, PBU2 से काटा जा सकता है। दैट मींस इन चारों में से किसी भी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का हम यूज करके इसको कट कर सकते हैं। नाउ इट हैज एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट, AMP स्टैंड फॉर एम्पिसिलिन, ये एक एंटीबायोटिक है। ये एम्पिसिलिन से रेजिस्टेंट है, हमारी बॉडी सबसे ज़्यादा रिलीज करती है एम्पिसिलिन नाम का केमिकल। ये हमारी बॉडी में एंटीबायोटिक का काम करता है। ऐसी टेट्रासाइलिन हमारे आउटर उसमें स्किन में यूज होने वाला सबसे मोस्ट कॉमन एंटीबायोटिक है। अगर आप कोई दवाई लेकर आए तो आपको स्ट्रेप्टोमाइसिन, एम्पिसिलिन, टेट्रासाइलिन ये उसमें कॉमनली लिखा हुआ दिख जाएगा। नाउ इट हैज ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, क्योंकि हर एक वेक्टर के पास एक खासियत होनी चाहिए कि ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, यहीं से ये रेप्लिकेट करना शुरू करेगा। तो इसका एक ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है, ये दो जो एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंट है, और ये EcoRI, BAMH1, सेल1 और PBU द्वारा काटा जा सकता है ताकि इसको इसमें उसे जोड़ा जा सके, इसे नए डीएनए को जोड़ा जा सके। तो ये पहला कंस्ट्रक्ट किया गया है, क्या है, प्लाज्मिड है, जिसे हम कहते हैं PBR 322। इज दैट क्लियर? बाकी जो इसकी डिटेल्स है वो आपको नोट्स में ऑलरेडी गिवन है, ठीक है। नेक्स्ट इज नाउ गुड मॉर्निंग क्लास। सो वी आर प्रोसीडिंग टू रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। आपको मैंने एक्सोन्यूक्लियस एंडोन्यूक्लियस दोनों एंजाइम समझा दिए हैं। एंडोन्यूक्लियस होते हैं जो चेन के बीच से कट करते हैं, एक्सोन्यूक्लियस होते हैं जो चेन के साइड से कट करते हैं। लेकिन रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एक स्पेशलाइज्ड एंजाइम है जो कि G8APTC नाम की सीक्वेंस को ही पकड़ता है। तो अगर बाई चांस मैं बात करूँ एक डीएनए की जो इस तरह चेन चल रही है, तो सबसे पहले रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या करेगा, पूरे के पूरे डीएनए की चेन में खगालेगा कि कहाँ कहाँ पर ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस प्रेजेंट है। जहाँ पर भी ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस प्रेजेंट होगी वहाँ पर इससे ट्रीट करने पर ये उसे कट करना शुरू कर देगा। इसको कट करके ये कुछ इस तरह के एंड्स प्रोड्यूस करता है जिन्हें कहते हैं स्टिकी एंड्स। क्या कहा जाता है इन्हें? स्टिकी एंड्स। स्टिकी एंड्स, और इस तरह के सीक्वेंस को कहते हैं पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, तो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस में से कट करता है, उसके बाद इन दोनों को जोड़ देता है। तो आधा पार्ट इसका और आधा पार्ट इसका, दोनों आपस में स्टिकी एंड्स के फॉर्म में जुड़ जाते हैं। इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं फंक्शनिंग ऑफ और एक्शन ऑफ क्या, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। इज दैट क्लियर? गुड मॉर्निंग क्लास। सो नाउ नेक्स्ट टॉपिक,
टेक्निक्स फॉर इंसर्शन ऑफ डीएनए, हमने अभी तक बायोटेक्नोलॉजी में ठीक है जी, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, सेपरेशन ऑफ डीएनए, क्लोनिंग वेक्टर्स, पैसेंजर डीएनए, एंड नाउ इज टेक्निक्स फॉर इंसर्शन ऑफ डीएनए। अब जो हमारे पास डीएनए बन चुका है, जो पैसेंजर डीएनए हमें मिल चुका है, हमने कहाँ से निकाला, कैसे निकाला, क्यों निकाला, किस किस तरीके से ट्रांसफर करा, वो सब कुछ आपको बताया जा चुका है। नाउ अब इस डीएनए को कैसे हमारी बॉडी में इंसर्ट करना है, किसी भी प्लांट या एनिमल की बॉडी में उस डीएनए को इंसर्ट करने के लिए हमें उसके सेल में जाना पड़ेगा, उसके सेल में प्रेजेंट न्यूक्लियस में जाना पड़ेगा। तो पहला तरीका इसमें यूज किया जाता है, वो करा जाता है केमिकल मेथड। इसमें 20% सॉल्यूशन कैल्शियम और मैग्नीशियम विद द हेल्प ऑफ पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल कॉम्प्लेक्स। एक पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल नाम का पॉलीमर होता है, उसकी प्रेजेंस में 20% कैल्शियम और मैग्नीशियम का आयन का सॉल्यूशन दिया जाता है, उसमें डीएनए के साथ को डाल दिया जाता है, प्लस होस्ट सेल को डाल दिया जाता है। उस होस्ट सेल में कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन की हेल्प से जो डीएनए का मॉलिक्यूल है वो इंसर्ट होना शुरू हो जाता है अपने आप। इसे कहते हैं केमिकल मेथड। इज दैट क्लियर? सेकंड इज स्मॉल फैक्टर इलेक्ट्रोपोरेशन। इलेक्ट्रो करंट पोरेशन, पोर्स बनाना। हम उस सेल को लेते हैं, उस सेल को सॉल्यूशन में डालते हैं, सॉल्यूशन में डालने के बाद एक सेल के सॉल्यूशन में डालने के बाद उसमें लो वोल्टेज करंट छोड़ने के कारण क्या होता है, जैसे कि सपोज कीजिए ये सेल का हो, तो यहाँ से जैसे इलेक्ट्रॉन आया लो वोल्टेज है, ये इलेक्ट्रॉन इसको स्ट्राइक करता है, स्ट्राइक करने से मोमेंटरीली इसमें पोर होता है। अब जैसे ही इसमें पोर होता है वो डीएनए इसके अंदर न्यूक्लियस के अंदर को ट्रैप करना शुरू होता है, ठीक है ना। इस तरह से हम उसमें खूब सारे पोर्स करके अंदर इंसर्ट कराते हैं, इसे डीएनए की ट्रैप। इस प्रोसेस को कहते हैं इलेक्ट्रोपोरेशन। क्या किया जाता है, इसमें करंट की मदद से पोर्स बनाए जाते हैं जिससे डीएनए एंटर हो सके। डीएनए एंटर करने का तरीका क्या है, पहले लो वोल्टेज के शॉर्ट बर्स्ट देने, फिर हाई वोल्टेज के शॉर्ट बर्स्ट देने। हाई वोल्टेज से ज़्यादा तेजी से अंदर एंटर करेंगे, लो वोल्टेज से छेद होने शुरू हो जाएंगे। हम पहले भी हाई वोल्टेज दे सकते हैं, लेकिन पहले ही हाई वोल्टेज में क्या होगा कि बहुत ज़्यादा अंदर तक इलेक्ट्रॉन्स चले जाएंगे जो कि न्यूक्लियस को डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो हमें उसे बचाने के लिए पहले शॉर्ट बर्स्ट देने पड़ते हैं लो वोल्टेज के, जिससे कि सिर्फ छेद हो। एक बार जब छेद होना शुरू हो जाए, हम उसे ऑब्जर्व कर लेते हैं कि जब एक बार का हमें लगता है कि प्रॉपर छेद हो चुके हैं, तो उसके बाद हम डीएनए को अंदर एंटर कराने के लिए हम हाई वोल्टेज देते हैं, जिसके कारण डीएनए भी बीइंग नेगेटिव आगे की तरफ को आगे बढ़ता चला जाता है। इस प्रोसेस को कहते हैं इलेक्ट्रोपोरेशन। थर्ड इज पार्टिकल गन। आपने मूवीज देखी होंगी, ठीक है ना, लेटेस्ट आई थी हॉब्स एंड शॉ, तो उसमें एक वायरस था जिसे प्रोग्राम किया गया। तो जब हीरोइन वायरस को अपनी बॉडी में इंजेक्ट करती है तो वो एक इंजेक्शन के थ्रू करती है, ठीक है ना। ऐसे ही आपने कई मूवीज देखी होंगी, जैसे कि कहते हैं उसकी मिशन इम्पॉसिबल देखी होंगी, तो उसमें कहते हैं एक वायरस था काइमेरा करके, उस काइमेरा को जो हीरोइन है वो इंसर्ट करती है। तो जिस बैलिस्टिक गन से यानी कि जो कहते हैं इंजेक्शन से वो इंसर्ट करती है, वो एक्चुअली में इंजेक्शन नहीं होता, वो एक गन होता है जो बहुत हाई वेलोसिटी में क्या करता है, उस पार्टिकल को सेल के अंदर डालता है, ठीक है ना। तो पार्टिकल गन क्या करती है, इसमें गन को वेरी हाई वेलोसिटी से रिकॉइल किया जाता है जैसे कि एक गन होती है, और जीन को डीएनए फ्रेगमेंट्स को सीधे बॉडी के अंदर इंसर्ट करा दिया जाता है। इसी से मिलता जुलता है चौथा, माइक्रो इंजेक्शन। लास्ट है माइक्रो इंजेक्शन। माइक्रो इंजेक्शन का मतलब ही समझ में आ गया होगा आपको, बहुत बारीक माइक्रो इंजेक्शन जिससे एक सेल के अंदर डीएनए में सीधे डायरेक्टली डीएनए को सिंथेसाइज इंसर्ट कराया जा सके। तो ये चार मेथड हैं जो कि यूज किए जाते हैं टेक्निक्स फॉर इंसर्शन ऑफ डीएनए। पहला है केमिकल मेथड जिसमें हमने कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन को यूज किया विद द हेल्प ऑफ पीईजी पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल। सेकंड इज इलेक्ट्रोपोरेशन जिसमें हमने करंट की हेल्प से डीएनए को इंसर्ट कराया। तीसरा पार्टिकल गन मेथड जो कि नॉर्मल शूटिंग मेथड है, हम पार्टिकल गन के अंदर कर डीएनए का सॉल्यूशन डालते हैं, उसे वेरी हाई वेलोसिटी में इंसर्ट करा देते हैं। और लास्ट है माइक्रो इंजेक्शन। माइक्रो इंजेक्शन इज अ मेथड इन विच हम क्या करते हैं, बहुत बारी माइक्रोपिपेट इंजेक्शंस लेते हैं और उससे बॉडी के सेल्स में इंसर्ट कराने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। चारों मेथड्स यूज किए जाते हैं इंटरनल अपने उसके अंदर डालने के लिए। क्लियर? सो गुड मॉर्निंग क्लास, टुडे वी आर स्टार्टिंग द न्यू टॉपिक पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। नाउ व्हाट इज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन? पॉलीमराइज करना चेन को थ्रू अ रिएक्शन। नाउ हमने अभी तक बताया कि जो डीएनए होता है, यानी कि हमारा जो डीएनए बनता है, हमने जो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के बाद डीएनए का पार्टिकल निकाला, हमें उसे एम्पलीफाई करना है क्योंकि हमें उसको बहुत ज़्यादा में चाहिए।
अमाउंट में करते हैं पॉलीमराइज करने के लिए जो ये टेक्निक थी, ये सबसे पहले दी थी कैरी म्यूलिस ने। किसने? कैरी म्यूलिस ने। उन्होंने क्या करा, डीएनए के मॉलिक्यूल को सबसे पहले सब्जेक्ट करा हीट पे, जिसको कहा जाता है डीनेचुरेशन। इसमें 94 डिग्री सेल्सियस को फिर से सब्जेक्ट किया जाता है हीट पे। इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं डीनेचुरेशन, जिसके कारण क्या होता है, जो दो डीएनए की स्ट्रैंड होते हैं टूटकर सिंगल सिंगल स्ट्रैंड में कन्वर्ट होते हैं। क्लियर? उसके बाद डीएनए टैग पॉलीमरेज की हेल्प से यहाँ पर प्राइमर बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर डीएनए टैग पॉलीमरेज और ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड्स काम करते हैं डीएनए पॉलीमर प्राइमर बनाने का। प्राइमर की जरूरत इसलिए ताकि इसी के जैसे सीक्वेंसेस बनते चले। नाउ डीएनए टैग पॉलीमरेज नाम का एंजाइम ही क्यों, कोई और क्यों नहीं, ये एक खास तरह के बैक्टीरिया से निकलता है जिसका नाम है थर्मोफाइलस एक्वाटिकस। ये अकेला ऐसा पॉलीमरेज एंजाइम है जो 94 डिग्री सेल्सियस यानी 60 से 90 डिग्री सेल्सियस तक भी एक्टिव रहता है। दुनिया का कोई भी एंजाइम इसके अलावा इस हाई टेम्परेचर पे एग्जिस्ट नहीं करता या वर्क नहीं करता। ये अकेला ऐसा एंजाइम है जो कि काम करता है। इसे इसलिए टैग पॉलीमरेज भी कहा जाता है। ये एज अ टैग की तरह काम करता है, जैसे हमारे बारकोड के टैग होते हैं ना, उसी के बेस पे हम काम करते हुए चलते हैं। सेम इस प्रोसेस को कहते हैं एनीलिंग, इसके प्राइमर का फॉर्मेशन। ठीक है ना? तो दूसरा प्रोसेस क्या हो गया? एनीलिंग, जिसमें हम क्या करते हैं प्राइमरी, प्राइमर्स का बनना। थर्ड प्रोसेस आता है एक्सटेंशन। नाउ अब वो टैग पॉलीमरेज क्या करता है, उसको सीक्वेंस को बढ़ाता चला जाता है। तो एक के बदले दो चेनें बननी शुरू हो गई। देखिए आपको, एक चेन थी, एक चेन से कितनी चेनें बननी शुरू हो गई? दो चेनें। इस तीसरे प्रोसेस को कहते हैं एक्सटेंशन। तीसरा प्रोसेस होने के बाद यही साइकिल 30 बार कम से कम चले जाते हैं, यानी कि इसी प्रोसेस को 30 बार चलाया जाता है, जिससे लाखों साइकिल्स बनना शुरू हो जाते हैं। यानी कि लाखों पार्टिकल्स बने, एक के दो, दो के चार, चार के आठ, आठ के 16, 16 के 32। इस तरह से हम लाखों डीएनए के पार्टिकल्स बनाना शुरू करते हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं एक्सटेंशन एंड एम्प्लीफिकेशन। क्या कहते हैं? एक्सटेंशन यानी कि बढ़ाना, लास्ट कहता है एम्प्लीफिकेशन। एम्प्लीफिकेशन के थ्रू हम क्या करते हैं? बिलियन कॉपीज का फॉर्मेशन करते हैं। जब हमारे बिलियन कॉपीज बन जाएंगी तो हम उसे अलग अलग जाकर अलग अलग जगहों पे इंसर्ट कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? ये पूरा प्रोसेस है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का। इसे दिया गया था किसने? कैरी म्यूलिस ने। So, good morning class. Lastly, we have done the topic of how to insert a genetic material into a vector by microinjection, by electroporation, by कहते हैं पार्टिकल जीन कंपार्टमेंट मेथड या और बाय केमिकल मेथड। नाउ उसके बाद अब बात आती है कि हमने ये सब चीज़ें पढ़ी, चैप्टर एक तरह से 4 हो चुका है, लेकिन चैप्टर में हमने क्या चीज़ समझी? हमने पूरा प्रोसेस थोड़ा थोड़ा करके ये समझा कि कैसे हम एक ऑर्गेनिज्म को रिकॉम्बिनेंट बना सकते हैं, लेकिन हमने कम्प्लीटली ये नहीं समझा कि हम उस प्रोसेस को करेंगे कैसे। तो अब उस प्रोसेस को पूरा कंप्लीट करने के लिए प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। चैप्टर के लास्ट में एक छोटा सा टॉपिक है। नाउ सबसे पहला काम होता है इसका आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल। सबसे पहले हम टारगेट सेल को ढूंढते हैं, जैसे कि सपोज करो मैं खुद हूँ, मेरे टॉलनेस का जीन है, तो मेरे सबसे पहले जर्मिनल सेल्स को या मेरे कहते हैं रिप्रोडक्टिव सेल्स को लिया जाएगा, उसमें से जीन को ढूंढा आइडेंटिफाई किया जाएगा, जो कि जीन किसका होगा? कहते हैं टॉलनेस का। अब उस जीन को निकालने का सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि मेरा सेल तो उसे आसानी से छोड़ नहीं सकेगा। तो सबसे पहले मेरे सेल को ट्रीट किया जाएगा लाइसोजाइम से। जैसे ही मेरे सेल को लाइसोजाइम से ट्रीट किया जाएगा, मेरे सेल की जो सेल वॉल होगी वो डिसॉल्व होना शुरू होगी। अंदर का मटेरियल बच गया न्यूक्लियस। न्यूक्लियस, अब ये तो बात हुई मेरे सेल की, लेकिन अगर प्लांट सेल हुआ तो यहाँ पर लाइसोजाइम काम नहीं करेगा, वहाँ पे काम करेगा सेल्यूलोज नाम का एंजाइम, सेल्यूलोज को तोड़ने के लिए। अगर ऐसे फंगल सेल हुआ तो काइटिनेज नाम का एंजाइम यूज किया जाएगा। क्लियर है? तो जैसा वो सेल होगा उसी तरह का उसमें एंजाइम यूज किया जाएगा। लास्ट में इसके अंदर जो न्यूक्लियस है उसके बाद जो न्यूक्लियर कोर बना है वो बना है, न्यूक्लियर एनवेलप बना है वो बना है प्रोटीन का। तो उसके लिए उसे ट्रीट किया जाता है इससे प्रोटीन एंजाइम से। इससे पहले किससे करा था? लाइसोजाइम, लाइसोजाइम और देन प्रोटीज नाम के एंजाइम से ट्रीट करा थे। नाउ इतना करने के बाद इस पूरे के पूरे लिक्विड को, जो बचा है लिक्विड, इसको चिल्ड एथेनॉल के सॉल्यूशन में डाल दिया जाता है, जिसके कारण चिल्ड एथेनॉल क्या करती है, जितना भी डीएनए होता है उस सबको प्रेसिपिटेट आउट कर देती है। तो चिल्ड एथेनॉल के सॉल्यूशन में डालने से क्या होता है? डीएनए प्रेसिपिटेट हो जाता है। चिल्ड एथेनॉल, ठीक है ना? सबसे पहले एंजाइम, फिर प्रोटीन, फिर चिल्ड एथेनॉल, जिससे हमारा डीएनए क्या हो जाता है? हमारा प्रेसिपिटेट हो जाता है। नाउ अब वो जो डीएनए प्रेसिपिटेट हो गया, अब उसको साफ करना है।
तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से उसको वो करना है। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस तो बाद में करेंगे, पहले हमें उसे कट करना है। कट करने के लिए मैंने आपको बताया था, कट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज। सबसे पहले एंजाइम, फिर प्रोटीएज, फिर उसका जिलेटिनॉल, फिर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम से ट्रीटमेंट किया जाता है। जैसे ही रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम से ट्रीट किया जाता है, उसके छोटे छोटे पीसेस। अब उन पीसेस को सेपरेट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। नाउ जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस ट्रीट करने के बाद अब हम उसे डिजायर्ड जीन को ट्रीट लेते हैं। डिजायर्ड जीन जैसे हमें मिल गया, अब हम उसे एक जीन का क्या करेंगे, एक जीन तो एक ही सेल के अंदर जाएगा ना। मेरी बॉडी के मुझे अपने हाइट का जीन एक बंदे को देखे क्या करना है, मुझे तो लाखों लोगों को देना पड़ेगा। तो अब उसका किया जाएगा एम्पलीफिकेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट। इसे किया जाता है विद द हेल्प ऑफ पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के थ्रू। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन को अभी दोबारा एक्सप्लेन किया जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल आप पढ़ रहे होंगे कि आपका वायरल टेस्ट हुआ है, या आपने सुना होगा एलिसा टेस्ट एड्स के लिए किया जाता है। एड्स के लिए टेस्ट कैसे किया जाता है, आपको एक छोटे से सेल को लिया जाता है, उसको पीसीआर के थ्रू उसको एक सेल से 1000 सेल बनाए जाते हैं। तो अगर गलती से उसमें एक एड्स का सेल होगा तो वो 1000 सेल में कन्वर्ट हो जाएगा। एक सेल को आइडेंटिफाई कर पाना मुश्किल है, लेकिन हजारों लाखों सेल्स को आइडेंटिफाई कर पाना ईजी। हम क्या करते हैं, पीसीआर से एक सेल की मल्टीपल बिलियन कॉपीज बना सकते हैं विद इन अ वेरी शॉर्ट टाइम। इसलिए पीसीआर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे ही पीसीआर हो जाएगी, हमारे पास खूब सारा जेनेटिक मटेरियल पड़ा होगा ना। जेनेटिक मटेरियल जब इतना सारा पड़ा हुआ, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसे होस्ट बॉडी में इंसर्ट कराएंगे। क्या करेंगे, होस्ट बॉडी में इंसर्ट करेंगे। अब होस्ट ऑर्गेनिज्म में इंसर्ट कराने के लिए हमारे को क्या चाहिए, वेक्टर्स। याद आया, वेक्टर्स। वेक्टर्स आने के बाद अब हम उस होस्ट बॉडी को इंसर्ट करेंगे कि वो प्रोडक्ट दे। एक बार जब हमें ऑब्टेनिंग ऑफ प्रोडक्ट, एक बार जब हमें वो प्रोडक्ट मिल गया, उसके बाद हम उसकी करते हैं डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। ऑब्टेनिंग ऑफ प्रोडक्ट को हम यूज करते हैं, हम लेते हैं बायोरिएक्टर्स में। बायोरिएक्टर्स, तो ये कंप्लीट प्रोसेस है हमारे रिकॉम्बिनेंट डीएनए। हमने यहाँ से शुरू करना है। तो सबसे पहली चीज़ क्या है, आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल। सो आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल को मैंने यही समझा दिया है कि सबसे पहले हम लाइसोजाइम से ट्रीट करते हैं, उसके बाद सेल वॉल डिलीट हो जाती है, यानी कि डिसॉल्व हो जाती है। फिर उसके बाद प्रोटीएज से करते हैं ताकि उसके अंदर की सारी प्रोटीन मॉलिक्यूल डिसॉल्व हो जाए। अंदर बच जाता है सिर्फ जेनेटिक मटेरियल यानी कि डीएनए, जिसको हम चेट इथेनॉल के सॉल्यूशन में डालकर प्रेसिपिटेट आउट कर लेते हैं। इज दैट क्लियर? थैंक यू। नेक्स्ट इज कटिंग ऑफ डीएनए। डीएनए को स्पेसिफिक एंगल में काटने के लिए हम क्या यूज करते हैं, सबसे पहले रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, और उसके बाद जो कटेड पार्ट्स होते हैं उनको यूज किसमें ट्रीट किया जाता है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, ताकि उन्हें सेपरेट किया जा सके। तो कटिंग ऑफ डीएनए कंप्लीट। So class, after cutting of DNA we have the third term, amplification. Of gene. We are using PCR technique. For that,
PCR is already discussed and already explained in another video. So we are moving to the next. Now is insertion of recombinant DNA in a host. Now, fourth one is insertion. To host. Now, as we see, insertion of recombinant DNA in the host. अगर हम बात करें इंसर्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए की, अब हमने जो एम्प्लीफाइड डीएनए पीसीआर टेक्निक के थ्रू जो डीएनए हमने प्रोवाइड किया था, यानी कि निकाला था उसे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से सेपरेट कर लिया था आइसोलेटेड फ्रेगमेंट से, फिर उसके बाद उसको हमने खूब सारा 30 बिलियन से बिलियन अमाउंट में बना दिया था। अब उस डीएनए को वेक्टर से क्लोन किया जाता है, उस डीएनए को हम क्या करते हैं, प्रोसेस करते हैं और उसके बाद डाल देते हैं रिकॉम्बिनेंट कहते हैं होस्ट पे। उस होस्ट के पास क्या होगा, वो खूब सारे होस्ट क्या करेंगे, उसे कल्चर करेंगे, उससे जो प्रोडक्ट बनना होगा उससे प्रोडक्ट करेंगे। सपोज करो हमारे ह्यूमन इंसुलिन है, इंसुलिन बनाने के लिए सबसे पहले सुअर की यानी पिग्स की इंटेस्टाइन्स में से कहते हैं वो इंटेस्टाइन जूस निकाला जाता था जिससे कि इंसुलिन बनाया जाता है, पिग्स का इंसुलिन यूज़ किया था। लेकिन कई लोगों को इससे एस्थेटिकल वैल्यू का बहुत ज़्यादा, मॉरल वैल्यू का बहुत ज़्यादा हो रहा था, लॉस हो रहा था, जिसके कारण वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे। तो साइंटिस्टों ने क्या करा, सबसे पहले ऐसा जीन ढूंढा जो कि ह्यूमन्स में इंसुलिन बनाता है। इंसुलिन का सबसे पहले जीन को आइसोलेट करा, उसके बाद उसे कट करा डीएनए के थ्रू, फिर उसके बाद उसका एम्प्लीफिकेशन किया पीसीआर के थ्रू, फिर उसके बाद उसे इकोलाई नाम के बैक्टीरिया के रिकॉम्बिनेंट डीएनए में यानी कि इकोलाई को होस्ट बना के उसके अंदर बॉडी में डाला और इकोलाई को कल्चर करना शुरू करा। इकोलाई के अंदर उस जीन को डालने का प्रोसेस करा था इंसुलेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए इन द होस्ट। तो ना इसमें हमने खूब सारे मेथड्स पढ़े थे, जिसमें हमने इलेक्ट्रोपोरेशन पढ़ा था, इसमें हमने दूसरा पढ़ा था जीन गन, इसमें हमने पढ़ा था क्या, केमिकल मेथड, हमने इन तरीकों से क्या करा था, इसके अंदर इंसर्ट करवाया था इसको, जीन को होस्ट के अंदर यानी होस्ट सेल के अंदर उस जीन पार्टिकल को इंसर्ट कराने का तरीका। फिर आता है ऑब्टेनिंग फॉरेन जीन। नाउ द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग फॉरेन जीन इज द प्रोसेस ऑफ कल्चरिंग द बैक्टीरिया या कल्चरिंग द होस्ट। इसके बाद हम क्या करते हैं, स्पेशलाइज्ड वेसल्स में उन होस्ट को कल्चर करते हैं। इन स्पेशलाइज्ड वेसल्स को कहा जाता है बायोरिएक्टर्स। ये लगभग 1000 kg के बड़े बड़े टैंक होते हैं, वेसल्स होते हैं जिनमें स्टिरर लगा रहता है। इसका काम होता है घुमाने का। इसमें उस बैक्टीरिया के कल्चर को, ब्रॉथ को बनाया जाता है, उस पूरे कल्चर को भरा जाता है लिक्विड के साथ कल्चर मीडियम में। इसको ऑप्टिमम टेम्परेचर और कंडीशन प्रोवाइड की जाती है, जो कि इसमें पीएच कंट्रोल होता है, टेम्परेचर कंट्रोल के लिए थर्मोमीटर लगाया जाता है, और नीचे से एयर पास की जाती है। इसके अंदर वो कल्चर आगे क्या करता है, कुछ प्रोसेस होता है, ग्रो करता है, ग्रो करने के साथ साथ उसमें न्यूट्रिएंट मीडियम डालते हैं, जिसके कारण वो धीरे धीरे ग्रो करके उस प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। उस प्रोडक्ट के फॉर्मेशन के बाद यानी कि उसे कहते हैं ऑब्टेनिंग फॉरेन जीन प्रोडक्ट, उसमें हम यूज करते हैं बायोरिएक्टर। इस वेसल को कहा जाता है बायोरिएक्टर। इसके डिटेल नोट आपको नोट्स में प्रोवाइड कर दिए जाएंगे डिटेल में इसका। नाउ इस बायोरिएक्टर से निकालने के बाद जब वो सैंपल पूरी तरह से प्रोसेस हो जाता है, उसके बाद हम करते हैं डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग वो प्रोसेसिंग है जब एक बार प्रोडक्ट हमारा बन जाए, उसके बाद से उसे मार्केटिंग करने तक की पूरी प्रोसेस। एक बार जब आपका जीन बन जाता है तो पहले उसको ह्यूमन टेस्ट, उसके पहले उसे एनिमल टेस्टिंग होती है, फिर उसके बाद ह्यूमन टेस्टिंग होती है, उसके बाद उसकी कंडीशंस देखी जाती है, उसके बाद उसकी पैकेजिंग, उसकी वैलिडिटी और उसके बारे में पूरी डिटेल निकाली जाती है। इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग में हम क्या करते हैं, पूरे करते हैं कलेक्शन, सेपरेशन, प्योरिफिकेशन एंड मार्केटिंग, चारों की चार चीज़ें हम डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग में करते हैं। यानी कि डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग में अगर मैं शॉर्ट वर्ड में बोलूँ तो इस प्रोडक्ट को मार्केट तक लाने तक का पूरा सफर डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग कही जाएगी। जैसे कि अगर आपने इंसुलिन बनानी तो आप इंसुलिन को सबसे पहले वो टेस्ट किया जाएगा एनिमल्स में, फिर उसके बाद टेस्ट किया जाएगा इसमें ह्यूमंस में, उसको प्योरीफाई किया जाएगा, उसको कलेक्ट किया जाएगा, उसके रिजल्ट्स चेक किए जाएंगे, रिजल्ट चेक करने के बाद उसे वायल्स में कन्वर्ट किया जाएगा, वायल्स यानी छोटी छोटी बॉटल्स में कन्वर्ट किया जाएगा, उसके बाद उसका बॉटल में लेबलिंग होगी, पूरी उसकी स्ट्रीमिंग होगी, उसके बाद उसे मार्केट में पहुंचा दिया जाएगा। इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। ये आपका पूरे चैप्टर का लास्ट टॉपिक था। इस तरह से पूरा चैप्टर कंप्लीट हुआ। तो पूरे चैप्टर में हमने आइसोलेशन ऑफ
जेनेटिक मटेरियल पढ़ा, कटिंग ऑफ डीएनए पढ़ा, एम्प्लीफिकेशन ऑफ डीएनए पढ़ा, इंसर्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए हाउस पढ़ा, ऑब्टेनिंग फॉरेन इंजीनियरिंग बाय बायोरिएक्टर पढ़ा और लास्ट में डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग पढ़ा। इज दैट क्लियर? थैंक यू वेरी मच।